जरा सोचिए, साल 1909 बॉम्बे की एक अदालत। एक वकील अपनी जबरदस्त जिरह से केस का रुख पलट रहा है और तभी उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस पर लिखा था कि उसकी पत्नी, जो कैंसर से लड़ रही थी, अब नहीं रही। लेकिन वो वकील रुका नहीं। उसने चुपचाप वो कागज अपनी जेब में रखा और जिरेफ जारी रखी। और हां, वो केस जीत भी गया। जब सुनवाई खत्म हुई, तब उस वकील ने, जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, बस इतना कहा, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके अंदर कर्तव्य की भावना इतनी मजबूत हो, उसे लौह पुरुष कहना गलत नहीं है। लेकिन इस लौह पुरुष की कहानी में कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि जिस इंसान को कांग्रेस पार्टी में इतना जबरदस्त समर्थन हासिल था, वो आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सका। और ये बात तो और भी चौंकाने वाली है। क्या यह सच है कि एक समय पर सरदार पटेल कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार थे? ये बात तो उनकी लौह पुरुष वाली छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती, है ना? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने ही एक साथी, एक और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अदालत तक जाना पड़ा? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे उनकी कहानी में कि कैसे वल्लभ भाई पटेल असल में सरदार पटेल बने। देखिए, उनका सफर जमीन से शुरू हुआ। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से लेकर 1928 के बारदोली सत्याग्रह तक उन्होंने किसानों की आवाज बनकर ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं, बारदोली की महिलाओं ने ही उन्हें प्यार से सरदार यानी कि नेता का खिताब दिया था। 1931 में तो वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बने और मौलिक अधिकारों पर एक ऐसा प्रस्ताव पास करवाया जिसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी। लेकिन सरदार पटेल की एक और पहचान थी। उनके लिए सिद्धांत और कानून किसी भी रिश्ते से बढ़कर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी कानूनी जंग, और वजह थी उनके अपने बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की वसीयत। हुआ यह था कि विट्ठल भाई ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया था। लेकिन पटेल ने इस वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक तीखे कानूनी सवाल दागे कि असली दस्तावेज है कहां? इसे किसी डॉक्टर ने अटेस्ट क्यों नहीं किया? सारे के सारे गवाह सिर्फ बंगाल से ही क्यों हैं? ये सवाल बताते हैं कि पटेल के लिए भावनाएं नहीं बल्कि तर्क और न्याय सबसे ऊपर थे। और हुआ भी वही। आखिर में अदालत का फैसला उनके हक में आया। और यही तर्क और दृढ़ता उस सबसे बड़ी चुनौती में काम आई जिसने पटेल को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और वो चुनौती थी बिखरे हुए भारत को एक करना। जरा सोचिए, आजादी तो मिली, लेकिन भारत एक देश नहीं था बल्कि 565 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था। और अंग्रेजों ने जाते जाते इन रियासतों को 3 ऑप्शन दे दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहो। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जो भारत को नक्शे से मिटा सकता था। तो इस बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए पटेल ने एक बहुत ही सधी हुई रणनीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने राजा महाराजाओं से बातचीत की, देशभक्ति की दुहाई दी, फिर उन्हें प्रिवी पर्स जैसे वित्तीय फायदों का भरोसा दिलाया, और आखिर में एक डेडलाइन तय कर दी, 15 अगस्त 1947। और पटेल की रणनीति काम कर गई। ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गईं, लेकिन 3 बड़ी रियासतें थीं जो अभी भी अड़ी हुई थीं: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। पहला मामला था जूनागढ़ का। नवाब मुस्लिम लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू। नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। पटेल ने क्या किया? उन्होंने सेना नहीं भेजी, बल्कि कहा कि फैसला जनता करेगी। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ। नतीजा, आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। 2 लाख से ज्यादा वोट भारत के लिए और सिर्फ 91 पाकिस्तान के लिए। ये पटेल के लोकतांत्रिक नजरिए की जीत थी। लेकिन हैदराबाद में मामला अलग था। वहां के निजाम आजाद देश का सपना देख रहे थे। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो पटेल ने कड़ा फैसला लिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। और इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों पड़ा, यह भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में 17 पोलो ग्राउंड थे। पटेल ने इसे जानबूझकर पुलिस एक्शन कहा ताकि दुनिया को ये एक जंग ना लगे। और सिर्फ 5 दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं उस सबसे पेचीदा मामले की, कश्मीर। और यहीं हमें हमारे उस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि क्या पटेल कश्मीर को छोड़ने के लिए तैयार थे? देखिए,
कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल और पंडित नेहरू के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। पटेल इसे पूरी तरह से भारत का एक अंदरूनी मामला मानते थे। उनका साफ कहना था कि किसी भी सैन्य मदद से पहले विलय पत्र पर दस्तखत होने चाहिए, और वो इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के दखल के सख्त खिलाफ थे। दूसरी तरफ नेहरू इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मसले की तरह देख रहे थे और उन्होंने ही इस मामले को यूएन में ले जाने का फैसला किया था। तो सवाल पर वापस आते हैं, क्या पटेल सच में कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शुरुआत में शायद हाँ। उनका नजरिया बहुत व्यवहारिक था, वो इसे महाराजा की मर्जी पर छोड़ना चाहते थे। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थी जूनागढ़ की घटना। जब पाकिस्तान ने एक हिंदू बहुल रियासत को मिलाने की कोशिश की तो पटेल का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर एक मुस्लिम शासक की रियासत धर्म के आधार पर पाकिस्तान जा सकती है तो एक हिंदू राजा की रियासत भारत में क्यों नहीं आ सकती। बस यहीं से उनका रुख बेहद मजबूत हो गया। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, इतना जबरदस्त समर्थन होने के बावजूद सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? देखिए, बात 1946 की है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था और ये लगभग तय था कि जो अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। उस वक्त देश में 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थीं। जानते हैं क्या हुआ? 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम आगे किया और जवाहरलाल नेहरू का एक भी कमेटी ने नहीं। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू अध्यक्ष बने। उन्होंने पटेल से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया। पटेल ने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप नाम वापसी के कागज पर दस्तखत कर दिए और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। ये एक चौथी बार था जब पटेल ने गांधी जी की इच्छा के आगे अपना पद छोड़ दिया था। पर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? उनका तर्क था कि उस वक्त भारत को दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। उनका मानना था कि नेहरू विदेशी मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा, जवाहर हमारे कैंप का अकेला अंग्रेज है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की तकदीर लिख दी। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो सरदार पटेल की कैसी तस्वीर उभरती है। वो सिर्फ एक लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि लौह तर्क वाले इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने न्याय के लिए परिवार के रिश्ते को भी दांव पर लगा दिया, जिसने सिर्फ बल से नहीं बल्कि समझदारी से देश को एक किया, और सबसे बढ़कर जिसने देश की एकता के लिए अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी त्याग दी। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं उसकी नींव में सरदार पटेल का यही लौह तर्क। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि असल में बड़ी विरासत क्या होती है? सत्ता की कुर्सी पर बैठना या फिर उस राष्ट्र को बनाना जिसके लिए वो कुर्सी बनी है?